ससुराल की बालकनी से एक्स प्रेमी से मिलने वाली सास। मेहता निवास के भव्य द्वार पर नई बहू अनामिका का गृह प्रवेश करने आरती हाथ में आरती की थाल लिए मुस्कुराहट के साथ खड़ी है। आओ बहू, इस घर की लक्ष्मी हो तुम, कलश गिराकर अंदर पैर रखो। वो आरती, तुम्हारी बहू तो सच में बहुत सुंदर है। घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होने वाला है। अनामिका धीरे से कलश को पैर से गिराकर लाल पैरों के निशानों के साथ घर के अंदर आती है। बहू, आज हमारा घर पूरा हो गया। तुम्हारे आने से घर में नई रौनक आ गई है और आरती को भी घर में एक अच्छी साथी मिल गई है। हम सब बहुत खुश हैं। पापा, क्या सारा प्यार अपनी बहू पर ही लुटा देंगे या मेरे लिए भी कुछ बचा कर रखा है? बेटा, हमारा जो भी प्यार है वो तुम दोनों के लिए ही तो है। अब अंदर चलो। जिसके बाद परिवार के सभी लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और अगली सुबह अनामिका एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर कमरे से बाहर हॉल में आती है, जहां आरती उसे देखकर, बेटा, तुम तो बिल्कुल हमारे अमीर खानदान की स्टैंडर्ड बहू लग रही हो, बहुत ही खूबसूरत। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी बहू ऐसी हो जिसे देखकर मोहल्ले वाले वैसे ही तारीफ करें जैसे मेरी करते हैं। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं परिवार का मान सम्मान बढ़ा सकूं। तभी रसोई से शेफ बाहर आता है और अनामिका के सामने खड़ा हो जाता है। बहू रानी, मैंने हलवा और बाकी सारी चीजें तैयार कर दी हैं। आप बस चम्मच लगाकर रसोई में शगुन कर दीजिए। चम्मच तो मैं चला दूंगी, लेकिन मैं अपने हाथों से मीठी खीर भी बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि खुद खीर बनाकर अपने परिवार वालों को खिलाऊं। हमें ऐसी बहू चाहिए थी जो हमारा इतना ख्याल रखे। ठीक है बहू, आज तुम खुद खीर बनाकर हमें खिलाओ। हाँ? अनामिका रसोई में जाकर बड़े चाव से खीर तैयार करती है और सभी को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। सभी खीर खाकर उसकी तारीफ करते हैं। वहीं शाम को घर में एक बहुत बड़ी रिसेप्शन पार्टी का आयोजन होता है। अनामिका अपने कमरे में तैयार हो रही थी कि अचानक बिजली चली जाती है। उफ, ये पावर कट भी अभी होना था। कमरे में तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। अनामिका ताजी हवा के लिए कमरे की बैल्कनी में आती है, जहां सामने वाली बिल्डिंग बिल्कुल वीरान और खाली दिखाई देती है। ये सामने वाली बिल्डिंग तो बिल्कुल खाली पड़ी है, वहाँ कोई रहता क्यों नहीं है? वो देखती है कि वहाँ एक काम वाली गमलों से पुरानी मिट्टी हटाकर नई लाल मिट्टी भर रही है और सफाई कर रही है। तभी आरती वहाँ आकर अनामिका से, बेटा, तुम यहाँ बालकनी में खड़ी होकर क्या देख रही हो? माँ जी, यहाँ कितने अच्छे पौधे लगे हैं। ये किसका घर है जहाँ ये नौकरानी सफाई कर रही है? बेटा, कई सालों पहले वहाँ शर्मा जी रहते थे, अब वहाँ कोई नहीं रहता। उनके बच्चे भी शहर से बाहर रहते हैं। उन्होंने बस साफ सफाई के लिए इस काम वाली को रखा हुआ है। तुम बालकनी पर ध्यान मत दो, लाइट आ गई है, तुम जाकर अपना मेकअप पूरा करो। जी माँ जी। और हाँ, थोड़ा जल्दी कर लेना, रिसेप्शन पार्टी थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। ठीक है माँ जी, मैं अभी जाकर तैयार होती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर अनामिका चली जाती है। वहीं शाम को रिसेप्शन पार्टी शुरू होती है, जहां शहर के नामी लोग और रिश्तेदार पार्टी में मौजूद होते हैं। तभी माया और छाया आरती के पास आती हैं। आरती, तुम तो बहू के रूप में बिल्कुल चांद का टुकड़ा लेकर आई हो। बहुत प्यारी लड़की है। सच में, वैसे जवानी में तुम भी ऐसे ही चांद का टुकड़ा हुआ करती थी, याद है ना? अरे, तुम लोग तो कॉलेज की पुरानी सहेलियां हो, तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता ही है। आज भी तुम किसी से कम नहीं लगती। तुम्हारे स्टाइल और स्मार्टनेस की चर्चा आज भी वैसी ही होती है। तभी आकाश वहाँ आकर सभी से, क्या बातें हो रही हैं भाई यहाँ? मेरी बीवी की इतनी तारीफ क्यों हो रही है? अरे जीजा जी, आपकी बीवी है ही इतनी अच्छी कि तारीफ हो रही है। कॉलेज के दिनों में भी इसकी खूब चर्चा होती थी। हाँ भाई, आखिर बीवी किसकी है? वैसे आज तो बहू का दिन है। ऐसे ही सभी लोग पार्टी को हंसी खुशी एंजॉय करते हुए संपन्न करते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद आरती और अनामिका के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। और एक रात तकरीबन 1 बजे अनामिका को तेज प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए रसोई की तरफ आती है। तभी अपनी सास को बैल्कनी में देखकर मन ही मन सोचती है, रात के 1 बज रहे हैं और माँ जी बालकनी की तरफ क्यों जा रही है? अनामिका दबे पांव बैल्कनी की सीढ़ियों के पास पहुंचती है और देखती है कि आरती वहां से अचानक गायब हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? माँ जी तो अभी यही थी, इतनी जल्दी कहाँ चली गई? अनामिका तुरंत ही विवेक को आवाज देती है। वहीं विवेक अनामिका की आवाज सुनकर भागता हुआ वहां आकर अनामिका से कहता है, अनामिका, इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? विवेक, मुझे बाहर बालकनी में माँ जी दिखाई दी थी, पर जब मैं वहाँ गई तो वो वहाँ नहीं थी। अरे, वो गर्मी लग रही होगी या घबराहट हो रही होगी तो हवा खाने चली गई होगी।
अरे तुम उनकी चिंता छोड़ो और सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। जिसके बाद अनामिका और विवेक अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और अगली सुबह हॉल में चाय पीते हुए अनामिका आरती से रात वाली बात पूछती है। माँ जी, कल रात आप बालकनी में गई थी क्या? मैंने आपको वहाँ जाते देखा था। नहीं बेटा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तो रात भर अपने कमरे में ही थी। लेकिन माँ जी, मैंने तो आपको अपनी आंखों से देखा था, आप बालकनी की तरफ ही जा रही थी। तुमने गलत देखा है। अब जल्दी जाओ और शेफ से कहकर नाश्ता लगवाओ। अपनी सास की बात सुनकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद सब लोग नाश्ता करने बैठते हैं। वहीं अनामिका फिर से सामने वाली बिल्डिंग के पौधे की चर्चा छेड़ती है। वैसे सामने वाली बालकनी में लाल मिट्टी के गमले बहुत सुंदर हैं। क्या हमें उनकी कलम मिल सकती है? अनामिका, उन लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। वो घर सालों से खाली पड़ा है। शर्मा जी की तो बहुत पहले मृत्यु हो गई थी। उनसे हमारी कभी कोई खास बातचीत नहीं हुई। खैर, अगर तुम कहती हो तो किसी दिन काम वाली दिखेगी तो मैं पौधे मांग लूंगा। ऐसे ही अगली रात अनामिका अपने कमरे में लेटी हुई थी। विवेक गहरी नींद में सो गया था, लेकिन गर्मी की वजह से अनामिका को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे फिर से दरवाजा खुलने की आहट सुनाई देती है। वो तुरंत सतर्क होकर उठ जाती है। ये इतनी रात को दरवाजा कौन खोल रहा है? दरवाजा खुलने की आवाज बालकनी की तरफ से ही आई है। बाहर जाकर देखती हूँ। वो दबे पांव बैल्कनी में जाकर देखती है कि आरती बैल्कनी में लगे दरवाजे का ताला खोल रही है। वहीं आरती सीढ़ियां उतरते हुए अचानक गायब हो जाती है और थोड़ी देर के बाद आरती अनामिका को सामने वाली बैल्कनी में दिखाई देती है। ये देखकर अनामिका हैरान रह जाती है। हे भगवान, माँ जी इस बालकनी में क्या कर रही है? वो वहाँ क्यों जा रही है और वो वहाँ पहुँची कैसे? अनामिका तुरंत दौड़कर विवेक को जगाती है। विवेक उठिए, माँ जी सामने वाली बालकनी में गई है। मैंने अभी उन्हें देखा है। अनामिका, तुम्हें फिर से गलतफहमी हुई है। वहाँ कोई क्यों जाएगा यार, वो घर तो बंद है। मैं सच कह रही हूँ, वो अभी वहाँ गई है। आप मेरे साथ चलिए और खुद देख लीजिए। ओफो, अच्छा चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रुको, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। आप अपना फोन यहीं रख दीजिए ना। वॉशरूम में फोन ले जाने की क्या जरूरत है? मुझे वॉशरूम में फोन लेकर जाने की आदत है अनामिका। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। विवेक फोन लेकर वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वो वापस आता है और अनामिका को आरती के कमरे में ले जाता है, जहाँ आरती चैन से सो रही थी। तभी विवेक गुस्सा करते हुए अनामिका से कहता है, देखो माँ तो चैन से सो रही हैं। अब बताओ, तुम्हारी गलतफहमी दूर हुई या नहीं? ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी उन्हें बाहर देखा था। क्या मैं सच में पागल हो रही हूँ? मैंने पहले ही कहा था यार, ये तुम्हारा वहम है। अब चलो चुपचाप सो जाओ, बहुत रात हो गई है। जिसके बाद दोनों चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही आरती आंखें खोलकर मुस्कुराती है। वहीं आने वाले दिनों में अनामिका अक्सर आरती को बैल्कनी की सीढ़ियां उतरकर गायब होते हुए फिर थोड़ी ही देर में सामने वाली बैल्कनी में नजर आते हुए दिखती है। वो कई बार घर वालों से इस बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन घर में कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता। और फिर एक दिन अनामिका हॉल में आकाश से अकेले में बात कर रही होती है। पापा जी, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि माँ जी रात को बालकनी पार करके वहाँ जाती है। तभी वहाँ आरती और विवेक आ जाते हैं। आरती अनामिका की बात सुन लेती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। क्या मेरी जासूसी लगा रखी है? जब मैंने कह दिया कि मैं वहाँ नहीं गई तो बात खत्म। अनामिका, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि माँ वहाँ नहीं जाती हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है। फिर तुम क्यों बार बार एक ही बात की जिद लगाए बैठी हो? ऐसा करो, अपने दिमाग का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओ तुम। आप लोग मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हैं? मैंने जो देखा वही तो बता रही हूँ। अच्छा, शांत हो जाओ सब। गलतफहमी हो जाती है। बहू, तुम जाओ और अपने कमरे में आराम करो, जाओ। माँ जी इस बात को क्यों छुपा रही हैं कि वो सामने वाले घर की बालकनी में जाती है? जरूर उसके पीछे कुछ न कुछ तो गहरा राज है। अब मैं इस राज का पता लगा कर ही रहूंगी। अगले दिन अनामिका मार्केट जाती है और एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप से पोर्टेबल सीसीटीवी कैमरा खरीदकर घर लेकर आती है और उसे कमरे की बैल्कनी के एक कोने में लगाते हुए वो अपने आप से कहती है, आज तो मैं सासू माँ को रंगे हाथों सामने वाली बालकनी में जाते पकड़ ही लूंगी। कैमरा लगाकर अनामिका अपने कमरे में चली जाती है। वहीं रात को आरती बैल्कनी में आकर सावधानी से चारों तरफ देखती है। तभी उसकी नजर कैमरे पर पड़ती है। अच्छा, तो बहू ने कैमरा लगाया है ताकि मुझे पकड़ सके। वो बहू है तो मैं भी सास हूँ। अभी उसे मेरे बारे में कुछ नहीं पता। उसे लगता है कि वो इस छोटे से खिलौने से मुझे पकड़ लेगी। आरती चुपके से घर के मेन स्विच के पास जाती है और उसे ऑफ कर देती है। पूरे घर में अंधेरा छा जाता है
इधर अनामिका लाइट जाती देखकर अपने कमरे में अपने आप से, ये अचानक अंधेरा कैसे हो गया? जिसके बाद अनामिका टहलते हुए बाहर बैल्कनी में आती है तो उसकी सास उसे सामने वाली बैल्कनी में दिखाई पड़ती है। तभी अनामिका विवेक और आकाश को आवाज देती है। दोनों भागते हुए बैल्कनी में आते हैं। तभी विवेक उससे कहता है, क्या हुआ? ये अंधेरा कैसे हुआ? माँ कहाँ है? मैंने उन्हें अभी सामने वाली बालकनी में देखा था। मैंने बोला था ना कि वो सामने वाली बालकनी में जाती है, वो पक्का वही गई होंगी। अरे नहीं अनामिका, माँ कहीं घर में ही होंगी। अपनी अपनी टॉर्च जलाकर उन्हें ढूंढो। जिसके बाद सभी अपने अपने टॉर्च जलाकर पूरे घर में आरती को ढूंढने लगते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद आरती अपने कमरे से बाहर आकर उन लोगों से, क्या शोर मचा रखा है? मैं वॉशरूम में थी। लाइट जलाने की बजाय ये किस बात पर चर्चा हो रही है? माँ जी आप यहाँ, लेकिन मैंने तो आपको सामने वाली बालकनी में देखा था। अनामिका तुम्हें कितनी बार समझाया है कि शक करना बंद करो। ये सब तुम्हारी बेवकूफी है। पता नहीं ये अंधेरा कैसे हो गया। लगता है कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। मैं जाकर फ्यूज चेक करता हूँ, तुम लोग शांत रहो। जिसके बाद विवेक जाकर थोड़ी देर में फ्यूज ठीक करके वापस आ जाता है और फिर से अनामिका को सबके सामने बुरी तरह डांटता है। अनामिका अब चलो अपने कमरे में, या और जासूसी करनी बाकी है अभी तुम्हें। जिसके बाद अनामिका अपने कमरे में चली जाती है। पीछे से विवेक भी आकर सो जाता है। वहीं अनामिका भी लेटती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। वो मन ही मन सोचती है, सासू माँ ने जानबूझकर स्विच बंद किया था ताकि वो सामने वाली बालकनी में जा सके। जरूर इन सबके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है जिसे वो छुपा रही है। अरे मैं तो भूल गई कि मैंने कैमरा लगाया था। कुछ तो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ ही होगा। अगली सुबह अनामिका कैमरे की फुटेज निकालती है और पूरे परिवार को सबूत दिखाने के लिए बुलाती है। इस बार मेरे पास सबूत है। आप सब खुद अपनी आंखों से देख लीजिए कि रात को क्या हुआ था। अनामिका फुटेज चालू करती है, लेकिन उसमें सिर्फ काला अंधेरा दिखाई देता है। कुछ भी साफ नजर नहीं आता। ये है तुम्हारा सबूत? हाँ, इसमें तो सिर्फ कालिक दिख रही है। अपनी ये घटिया जासूसी अब बंद करो प्लीज। चलो भाई, कोई बात नहीं बेटा, गलतफहमी सबको होती है। चलो बहू, नाश्ता तैयार है, हम सभी नाश्ता कर लेते हैं। अब मुझे समझ में आया कि सासू माँ ने मेरा छुपा हुआ कैमरा देख लिया था और उन्होंने जानबूझकर स्विच बंद किया था ताकि सबूत न मिले। पर मैं हार नहीं मानूंगी। मैं सबूत इकट्ठा करके रहूंगी कि सासू माँ सामने वाले घर में जाती हैं। अगली रात अनामिका तय करती है कि वो सोएगी नहीं। ऐसे ही रात के करीब 12:30 बज रहे हैं। वहीं विवेक गहरी नींद में सो चुका होता है। तभी अनामिका अपने आप से, सासू माँ इसी समय बाहर निकलती हैं। आज मैं हॉल की लाइट बंद करके सोफे पर बैठकर उनका इंतजार करूंगी। जिसके बाद अनामिका हॉल में आकर लाइट बंद करके अंधेरे में सोफे पर दुबक कर बैठ जाती है। तभी आरती अपने कमरे से बाहर निकलकर चारों तरफ देखती है। उसकी नजर अंधेरे में बैठी अनामिका पर पड़ती है। उसे देखकर आरती मन ही मन, अच्छा तो बहू यहाँ बैठी है ताकि मुझे पकड़ सके। बहुत चालाक बन रही है। पर मैं भी कम नहीं हूँ। मैं सामने वाले घर में जरूर जाऊंगी। इस बार मुझे थोड़ा और दिमाग लगाना होगा। आरती वापस अपने कमरे में चली जाती है और उस रात बाहर नहीं निकलती। फिर अगली रात आरती रसोई में केसर वाला दूध तैयार करती है और मुस्कुराते हुए सबके लिए गिलास ट्रे में सजाकर हॉल में लाती है, जहां अनामिका, विवेक और आकाश बैठे टीवी देख रहे होते हैं। बेटा विवेक, ये लो केसर वाला दूध, और बहू ये खास तुम्हारे लिए है। इसे पीने से नींद बहुत अच्छी आती है। वैसे आजकल मैं देख रही हूँ कि बहू रात को बेडरूम छोड़कर सोफे पर बैठी रहती है। क्या बात कर रही हो माँ? अनामिका, तुम रात को हॉल में सोफे पर क्यों बैठी थी? क्या हुआ तुम्हें? नहीं, वो बस मुझे अपनी माँ की याद आ रही थी तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आकर बैठ गई थी। बहू, तुम्हारी सास भी तुम्हारी माँ की तरह ही तुम्हारी चिंता करती हैं। चलो बहू, अब ये दूध जल्दी से पी लो। सच में माँ, आप अनामिका का कितना ख्याल रखती हैं। अनामिका भारी मन से दूध पी लेती है। फिर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं थोड़ी देर के बाद अनामिका पहरा देने के लिए हॉल के सोफे पर आकर बैठ जाती है। दूध में नींद की दवा मिली होने के कारण उसे सोफे पर ही बहुत गहरी नींद आ जाती है। वहीं थोड़ी देर के बाद आरती अपने कमरे से झांक कर देखती है और अपने आप से कहती है, तू बहू है तो मैं भी तेरी सास हूँ। अब तुझे सुबह तक होश नहीं आने वाला। आरती निडर होकर बैल्कनी के रास्ते सामने वाली बिल्डिंग में चली जाती है। और फिर अगली सुबह जब अनामिका की आंख खुलती है तो आरती सामने खड़ी होती है। बहू, तुम्हें तो दूध इसलिए दिया था ताकि तुम चैन से सो सको। फिर तुम यहाँ हॉल में क्यों सो रही हो? इसका मतलब माँ जी ने दूध में कुछ मिलाया था। मुझे बहुत भारीपन और सुस्ती महसूस हो रही है। माँ जी बस वो रात को थोड़ी घबराहट हो रही थी तो यहाँ आकर बैठ गई थी। पता ही नहीं चला कब नींद आ गई।
अच्छा ठीक है, अब जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। आज हम सबको पार्क घूमने जाना है। थोड़ी देर के बाद पूरा परिवार पार्क में पहुंचता है। सभी पार्क की हरी हरी घास में बैठकर बातें करते हैं। बहू, आज मैं तुम्हें फ्रेश महसूस कराने के लिए यहाँ लाई हूँ। हम साथ में आइसक्रीम भी खाएंगे और मजे करेंगे। देखो बहू, तुम्हारी सास तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। वो चाहती हैं कि तुम हर हाल में खुश रहो। क्यों नहीं रखेंगी पापा? आखिर अनामिका उनकी इकलौती बहू जो है। वैसे भी माँ का दिल बहुत बड़ा है। थोड़ी देर पार्क में समय बिताने के बाद वो एक आइसक्रीम पार्लर जाते हैं, जहाँ सभी बेंच पर बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे कि तभी आरती अपने और अपनी सास के लिए एक और आइसक्रीम लाने के लिए जाती है। और जब आइसक्रीम लेकर आती है तो देखती है कि आरती एक कॉल पर बातें करते हुए। तुम चिंता मत करो, बिल्कुल मत घबराना। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, और हमेशा रहूंगी। मैं आज रात बिल्कुल समय पर तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा इंतजार करो। अनामिका पीछे खड़ी सारी बातें सुन लेती है। तभी आरती जैसे ही पीछे मुड़ती है तो अनामिका को देखकर बुरी तरह चौंक जाती है। अरे बहू, आइसक्रीम खत्म हो गई क्या? हाँ माँ जी, मैं आपसे पूछने आई थी कि क्या आपको चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम खानी है? इनफैक्ट मैं ये 2 चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम लेकर आई हूँ, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। नहीं, बस बहुत हो गया। ये दोनों आइसक्रीम तुम खा लो और जल्दी करो, हमें समय पर घर भी पहुँचना है। माँ जी किससे बात कर रही थी? समय पर पहुँच जाऊंगी का क्या मतलब है? मुझे सच जानना ही होगा। जिसके बाद थोड़ी देर में वो लोग घर लौट आते हैं। रात के समय आरती फिर से केसर वाला दूध लेकर अनामिका के कमरे में आती है और उसे पीने के लिए कहती है। माँ जी, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, फिर पी लूंगी। आप इसे यही टेबल पर रख दीजिए। ठीक है, पर वॉशरूम से आकर पक्का पी लेना, इससे टालना मत, ये सेहत के लिए अच्छा है। इतना कहकर आरती चली जाती है। आरती के जाते ही अनामिका खिड़की से दूध बाहर फेंक देती है और खाली गिलास वापस टेबल पर रख देती है। मैं जानती हूँ आपने इसमें फिर से नींद की दवा मिलाई है। आज मैं नहीं सोने वाली। और फिर थोड़ी देर के बाद विवेक भी कमरे में चला जाता है और दोनों सो जाते हैं। तभी आरती कमरे में आकर चेक करती है, जहाँ अनामिका गहरी नींद में सोने का नाटक करते हुए खर्राटे भरती है। दवाई ने अपना काम कर दिया, अनामिका गहरी नींद में सो गई। अब मैं आराम से सामने वाले घर में जा सकती हूँ। इतना सोचकर आरती वहाँ से चली जाती है। आरती के जाते ही अनामिका उठकर अपना मोबाइल लेकर बाहर आती है और हॉल में पर्दे के पीछे छिपकर अपने आप से कहती है, जरूर माँ जी सामने वाले घर में गई होंगी। जैसे ही वो वापस आएंगी मैं उनका वीडियो बना लूंगी और फिर मेरे पास उनके सामने वाले घर में जाने का सबूत होगा। थोड़ी देर के बाद अनामिका देखती है कि उसकी सास सामने वाली बालकनी से नीचे उतर रही है और फिर थोड़ी ही देर के बाद वो अपनी बालकनी में दिखाई देती है। तभी अनामिका जैसे ही फोटो खींचने जाती है उसका फ्लैश चालू हो जाता है। अचानक मोबाइल का फ्लैश चमक जाने से आरती सतर्क हो जाती है और जानबूझकर पास रखा गमला पैर से नीचे गिरा देती है। वहीं गमला टूटने की आवाज सुनकर विवेक और आकाश दौड़ते हुए बाहर हॉल में आकर, क्या हुआ माँ? ये आवाज कैसी थी? आप यहाँ बालकनी में इतनी रात को क्या कर रही हैं? बेटा, मुझे घबराहट हो रही थी तो मैं ताजी हवा लेने आई थी, पर देखो ना, ये बहू चोरों की तरह मुझ पर नजर रखती है और मेरी फोटो खींच रही है। विवेक, मैंने फोटो खींची है क्योंकि माँ जी सामने वाले घर में गई थी और अभी वापस आई है। मैंने अपने फोन से सब रिकॉर्ड किया है, ये देखिए। अब सच आप सबके सामने आ जाएगा। अनामिका अपने फोन की गैलरी ओपन करती है, लेकिन अंधेरे और फ्लैश की चमक की वजह से वीडियो में सिर्फ धुंधली परछाई दिखती है। अनामिका, कितनी बार समझाया है कि ये जासूसी बंद करो। ये सब तुम्हारा वहम और दिमागी बीमारी है। माँ सिर्फ हवा लेने आई थी। अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ माँ पर इतना शक करोगी तो मैं बालकनी बनवाता ही नहीं। अब क्या हमें तुम्हारे कारण इस बालकनी को ही हटाना पड़ेगा? अब क्या हम अपने घर में चैन से घूम भी नहीं सकते? चलो भाई, अब बहुत हो गया, रात बहुत हो गई है। सब अपने अपने कमरों में जाओ और शांति से सो जाओ। सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं अनामिका अपने बिस्तर पर लेटे हुए मनी मन सोचती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि माँ जी इस बात को क्यों छुपाना चाहती है कि वो रोज सामने वाले घर में जाती है। जरूर कोई राज है और मैं उस राज का पता लगाकर ही रहूंगी। इधर आरती अपने कमरे में लेटी हुई अपने आप से कहती है, मैं अपना सामने वाले घर में जाने का राज कभी भी अनामिका को पता चलने नहीं दूंगी। वो कभी भी मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा नहीं कर पाएगी। एक तरफ अनामिका आरती का भंडाफोड़ करने का प्रण ले चुकी है, तो दूसरी तरफ आरती ने भी अनामिका से बचने की पूरी तैयारी कर रखी है। अगली सुबह अनामिका उठती है और घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतता है और रात को अनामिका बालकनी में आकर बालकनी के ताले को देखकर मन ही मन सोचती है, लगता है माँ जी रोज इस ताले को खोलकर ही सामने वाले घर में जाती है।
अगर मैं ताले में ही कुछ कर दूं, तो वो सामने वाले घर में नहीं जा पाएंगी। अनामिका अपना फोन उठाती है और ऑनलाइन एक ग्लू ऑर्डर करती है। शाम तक ग्लू आ जाता है। अनामिका वो ग्लू लेकर बालकनी में जाकर चुपके से बालकनी के ताले के अंदर भर देती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। फिर रात को आरती जब बाहर आती है और ताले में चाबी डालने की कोशिश करती है तो चाबी गोंद में चिपक जाती है और मुड़ती नहीं है। अच्छा, तो बहू ने ये नया खेल शुरू किया है। वो मुझे रोकना चाहती है, पर ये मुमकिन नहीं। अनामिका छुपकर सब देख रही होती है। तभी आरती आकाश को आवाज लगाती है। आकाश और विवेक दोनों ही नींद से जाकर वहां आते हैं और साथ ही अनामिका भी वहां आती है। तभी आरती आकाश से कहती है, सुनिए जी, लगता है घर में कोई चोर आया था जिसने ताले के साथ छेड़छाड़ की है। क्या चोर? तुम्हें कैसे पता चला आरती? क्या तुमने किसी को देखा? मैं अभी बाहर टहलने आई तो मेरी नजर ताले पर पड़ी। देखिए, इसमें किसी ने जानबूझकर गोंद डाल दिया है। हाँ, ऐसा लगता है किसी ने इसकी नकली चाबी बनाने की कोशिश की है, या फिर शायद चोर ने ये गोंद इसलिए डाला ताकि वो बाद में इसे पिघलाकर ताला खोल सके। अब तो काफी रात हो चुकी है, लेकिन हमें इस ताले को कल सुबह ही बदल देना चाहिए। सुरक्षा जरूरी है। अगले दिन आकाश एक ताले वाले को बुलवाता है और बालकनी के दरवाजे पर एक नया ऑटोमेटिक डिजिटल ताला लगवाता है। सर, ये डिजिटल लॉक है, इसमें आप अपना गुप्त कोड डाल दीजिए, ये उसी से खुलेगा। माँ, आप इसमें खुद अपना कोड डालो, आपके सिवा ये किसी को पता नहीं रहेगा, आप ही इसे संभालो। ठीक है, अब इस दरवाजे को कोई भी बिना कोड के नहीं खोल पाएगा। जिसके बाद सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। रात को अनामिका छुपकर देखती है कि आरती बड़े आराम से कोड डालकर ताला खोलती है और सामने वाली बालकनी में चली जाती है। हे भगवान, अब तो माँ जी आराम से ताला खोलकर रोज सामने वाले घर में जाएंगी। उन्हें किसी तरह रोकना होगा, लेकिन कैसे? अगर मैं अब किसी को बताऊंगी तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। मुझे खुद सबूत जुटाना होगा। अनामिका बालकनी के सामने वाले घर में झांककर देखती है कि वहाँ की लाल मिट्टी काफी गीली है, जैसे अभी पानी डाला गया हो। लगता है काम वाले ने आज गमलों में ज्यादा पानी डाल दिया है। मिट्टी कीचड़ जैसी गीली हो गई है। अब जब माँ जी वापस आएंगी तो उनके पैरों में ये मिट्टी जरूर लगी होगी। ये सबसे बड़ा सबूत होगा। यही सोचकर अनामिका अपने कमरे में जाकर सो जाती है और अगली सुबह बाहर बालकनी में आकर फर्श पर मिट्टी के निशान ढूंढती है। यहाँ तो मिट्टी का एक भी निशान नहीं है। फर्श बिल्कुल साफ है। ये चमत्कार कैसे हो गया? आरती अनामिका को गीली मिट्टी को नोटिस करते हुए देख लेती है। अनामिका के जाने के बाद आरती अपने कमरे में जाती है और अपने जूते पर शू कैप पहन कर आती है। फिर वो सामने वाले घर में चली जाती है और वापस आते समय शू कैप को रिमूव करके डस्टबिन में डाल देती है। बेटा, मैं भी तेरी सास हूँ, तो चाहे जितने भी जतन कर ले, लेकिन मुझे सामने वाले घर में जाते हुए नहीं पकड़ पाएगी। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन दोपहर में अनामिका हॉल में मैगजीन पढ़ रही होती है और आरती पास ही बैठकर अपना फोन चला रही है। बहू, क्या तुम कोल्ड ड्रिंक पियोगी? मैं फ्रिज से लेने जा रही हूँ। तेरे लिए भी ले आऊँ क्या? जी ले आइए, ठंडा पीकर अच्छा लगेगा। आरती कोल्ड ड्रिंक लेने रसोई में जाकर थोड़ी देर में कोल्ड ड्रिंक लेकर बाहर आती है और अनामिका को देकर खुद भी पीने लगती है और पीते हुए अपने फोन पर लॉक कोड डालकर उसे ओपन करती है, जिससे अनामिका देख लेती है और मन ही मन सोचती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ जी ने बालकनी के ताले पर भी वही कोड डाला हो जो उनके फोन का कोड है। अनामिका चुपचाप कोल्ड ड्रिंक पी लेती है और रात के समय जब आरती बालकनी की तरफ बढ़ती है, अनामिका भी दबे पांव अंधेरे में उसके पीछे पीछे जाकर देखती है कि आरती ताले पर कोड डालकर सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है और उसके जाने के बाद अनामिका भी ताले पर कोड डालती है और ताले के खुलते ही खुश होकर अपने आप से, ताला खुल गया। आज मैं जाकर देख कर ही रहूंगी कि माँ जी आखिर उस घर में क्यों जाती हैं और उन्होंने ये बात सबसे छुपा कर क्यों रखा है। अनामिका सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो देखती है कि वहाँ एक गुप्त रास्ता है। अनामिका उस गुप्त रास्ते पर आगे बढ़ती है जो कि सामने वाले घर की बालकनी पर खत्म होता है। वो उस पुराने घर की बालकनी तक पहुँच जाती है और हॉल की खिड़की के पीछे छिपकर अंदर झांकती है। अंदर एक आदमी बैठा है और आरती उसके साथ सोफे पर बैठकर जूस पीते हुए खिलखिलाकर हंस रही है। राघव, तुम्हें याद है कॉलेज के दिनों में हम भागने वाले थे? कितना मजा आता था हमें उन दिनों में। हाँ आरती, लेकिन उस आकाश ने मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस से चोरी करते देख लिया और पुलिस बुला ली। मुझे जेल जाना पड़ा यार। और तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी जबरदस्ती उस आकाश से करवा दी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उस हार को कभी नहीं भूल सकता।
मैं आकाश से अपना बदला लेकर ही रहूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। हाँ राघव, मैं भी यही चाहती हूँ। मेरे पिता को तो पता ही नहीं था कि मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। अनामिका ये सुनकर हैरान रह जाती है और अपने आप से, क्या माँ जी प्रेग्नेंट थी? इसका मतलब विवेक पापा जी का बेटा नहीं है। मैंने विवेक को जन्म दिया और आकाश ने उसे अपना बेटा समझकर पाला, और मैंने कभी दूसरा बच्चा नहीं होने दिया। और जब विवेक बड़ा हुआ तो मैंने उसे सब सच बता दिया कि आकाश उसका असली बाप नहीं है, उसके बाप तुम हो। विवेक ने भी हमेशा हमारा साथ दिया। उसने मेरी पहचान छिपाने में और मुझे मरा हुआ साबित करने में मदद की। पर अब ये बहू बहुत जासूसी कर रही है। हमें जल्दी ही इस तमाशे को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। हमें आकाश को डरा धमकाकर उसकी सारी जायदाद अपने नाम करवानी होगी और फिर उसे रास्ते से हटाना होगा। ठीक है, तुम कल विवेक को लेकर हमारे सीक्रेट मीटिंग वाले होटल के कमरा नंबर 204 में आना। हम वहाँ फाइनल प्लान बनाएंगे और आकाश की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। सब हमारा होगा। खिड़की के पीछे खड़ी अनामिका का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका है। उसने जो सच सुना वो किसी भी डरावनी फिल्म से ज्यादा भयानक था। हे भगवान, इतना बड़ा फरेब! माँ जी, विवेक और वो अपराधी राघव सब मिलकर पापा जी की जान लेना चाहते हैं। विवेक पापा जी का बेटा नहीं है। इन्होंने सालों से एक नेक इंसान को अंधेरे में रखा। मुझे आज ही कुछ करना होगा। अनामिका दबे पांव वहां से निकल जाती है और वापस अपने कमरे में आकर चुपचाप लेट जाती है। उसके दिमाग में अब जवाबी कार्रवाई की योजना चलने लगती है। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर आरती और विवेक एक दूसरे को देखकर आंखों ही आंखों में खौफनाक इशारे कर रहे होते हैं। माँ, मुझे आज कुछ बहुत जरूरी काम से शहर के एक होटल जाना है। क्या आप मेरे साथ चलेंगी? हाँ बेटा, क्यों नहीं। मैं भी घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। हम साथ चलते हैं, थोड़ा बाहर का चक्कर लग जाएगा। तो ये लोग होटल जा रहे हैं, यही सही मौका है। मुझे पापा जी को सब बताना होगा, पर पूरे सबूत के साथ। थोड़ी देर के बाद आरती और विवेक के घर से निकलते ही अनामिका सीधे आकाश के पास जाती है। पापा जी, आप बस एक बार मेरे कहने पर मेरे साथ चलिए। आज आपके सामने इस घर का वो काला सच आएगा जो जानना जरूरी है। क्या बात है बहू, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? पापा जी, मेरे साथ होटल चलिए। वहाँ आपकी जान और आपकी पूरी जायदाद दोनों को हड़पने की योजना बनाई जा रही है। आप पर बहुत बड़ा खतरा है, बस एक बार मुझ पर भरोसा रखिए। अनामिका अपने एक परिचित सीबीआई ऑफिसर को फोन करती है और उसे संक्षेप में पूरी सच्चाई बताकर होटल में मिलने के लिए कहती है। थोड़ी देर के बाद वो होटल पहुंचते हैं। वहीं अनामिका होटल के मालिक के पास जाकर अपनी और पुलिस विभाग की पहचान बताकर मदद मांगती है। मैनेजर साहब, हमें कमरा नंबर 204 की लाइव फुटेज चाहिए। क्या सुरक्षा के लिए वहाँ अंदर कैमरा लगा हुआ है? यस सर, सुरक्षा कारणों से हमने हर रूम में सिटिंग एरिया में छिपे हुए कैमरेस लगाए हुए हैं। मैं अभी एक्सेस देता हूँ आपको। क्या आप इस कैमरे का लाइव लिंक पापा जी के मोबाइल पर दे सकते हैं? हमें अंदर की बातें लाइव सुननी है। होटल मालिक फुटेज को आकाश के मोबाइल से जोड़ देता है। आकाश मोबाइल की स्क्रीन पर जो देखता है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये तो आरती और विवेक हैं। और ये तीसरा आदमी कौन है जिसके साथ ये इतनी करीब बैठे हैं? अब सभी लोग मोबाइल में उस कमरे की लाइव रिकॉर्डिंग देखने लगते हैं। ये रहे जायदाद के असली कागज। एक बार आकाश ने इस पर धोखे से साइन कर दिए तो सब हमारा होगा, समझे? बस एक बार साइन हो जाए फिर मैं उसे ऐसी मौत मारूंगा किसी भी पुलिस वाले को कभी शक नहीं होगा। मेरी पत्नी को कई बार शक हुआ पर मैंने उसे कभी भी शक होने नहीं दिया कि मैं भी माँ से मिला हुआ। पर अब वो बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रही है। हाँ राघव, अब और देर नहीं करनी चाहिए। जल्दी से जल्दी हमें सारी चीजें क्लियर करनी होंगी और उसे रास्ते से हटाना होगा। फिर हम तीनों आराम से ऐश करेंगे और क्या। सालों का मेरा ये इंतजार और आकाश के लिए मेरी नफरत अब खत्म होने वाली है। आकाश ये सारी बातें सुनकर टूट जाता है और रोते हुए कहता है, मेरा बेटा जिसे मैंने अपना खून मानकर पाला, वो मेरी ही मौत की योजना बना रहा है। हिम्मत रखिए पापा जी, सच बहुत कड़वा है पर अब वो पूरी तरह आपके सामने बेनकाब हो चुके हैं। अचानक कमरे के दरवाजे पर पुलिस की जोरदार दस्तक होती है। आरती, विवेक और राघव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पुलिस, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तुम तीनों के खिलाफ हमारे पास हत्या की साजिश के पुख्ता सबूत हैं। पुलिस कमरे के अंदर बिजली की गति से आकर तीनों को हथकड़ियां लगा देती है। आकाश भारी कदमों से कमरे के अंदर आता है। तुम यहाँ?
ये सब क्या हो रहा है? ये पुलिस यहाँ कैसे आई? शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ, मैंने तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाया और तुमने मुझे ही मारने की योजना बना डाली। पापा मेरी बात तो सुनिए, ये सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं तो बस आपकी भलाई चाहता था। अरे चुप रहो तुम मेरे बेटे नहीं, एक आस्तीन के सांप हो। तुम मेरा खून ही नहीं हो, राघव की औलाद हो तुम। राघव पुलिस की गिरफ्त में छटपटाता है, लेकिन पुलिस उसे घसीटते हुए बाहर ले जाती है। आरती और विवेक भी रोते चिल्लाते हुए ले जाए जाते हैं। कुछ घंटों के बाद मेहता निवास में सन्नाटा छा जाता है। आकाश शॉल के सोफे पर बैठा अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा होता है। तभी अनामिका उसके पास आती है। बहू, आज तुमने मुझे सिर्फ कंगाल होने से नहीं बल्कि मौत के मुंह से बचा लिया। अगर तुम न होती तो मेरा अंत हो चुका होता। पापा जी, बहू होने के नाते ये मेरा फर्ज था, पर मुझे इस बात का बेहद दुख है कि आपके अपने ही आपके सबसे बड़े दुश्मन निकले। अब मैं भी इस घर से जा रही हूँ। मुझे भी खुद को संभालने की जरूरत है। अनामिका, तुम मत जाओ बेटा, तुम यहीं रुक जाओ। मैं तुम्हारी किसी बहुत अच्छे लड़के से दूसरी शादी करवा दूंगा। तुम अब मेरी बेटी हो। बहुत बहुत शुक्रिया पापा जी, आपने मुझे अपनी बेटी का सम्मान दिया, लेकिन मुझे अपने आत्मसम्मान और अपनी आत्मा की शांति के लिए यहाँ से जाना ही होगा। मैं अब इस घर में और नहीं रुक सकती। आप अपना ख्याल रखिएगा। जिसके बाद अनामिका अपना सारा सामान उठाकर मेहता निवास की दहलीज से बाहर निकल जाती है। वहीं आकाश उसे नम आंखों से देखता रह जाता है।